स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे हाई वोल्टेज असेंबली इलेक्शन की। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश का चुनाव बन के रह गया है। बीजेपी की यह खूबी है कि कोई भी चुनाव बहुत ही हाई पिच पर लड़ती है, बड़े हाई वोल्टेज पर चुनाव लड़ती है और कोई चुनाव को भी वो कम चुनाव या हल्के चुनाव के तौर पर नहीं मानती है, बल्कि उसको वो जंग की तरह देखती है, युद्ध की तरह देखती है। शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव देश के बाकी राज्यों के जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, असम हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, उनके मुकाबले पूरी मीडिया में चर्चा सिर्फ और देश भर में चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल की हो रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बड़ा असाधारण है और खुद ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि ये उनके जीवन का सबसे कठिन चुनाव है, जहां मुकाबला बहुत तगड़ा है। आप उस पश्चिम बंगाल को याद करिए जहां पर धर्म पर आधारित राजनीति का कोई भी स्थान नहीं होता था। पश्चिम बंगाल की राजनीति लेफ्ट द्वारा प्रेरित और काम के आधार पर की जाने वाली राजनीति वाला प्रदेश रहा है। वहां धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं हुई। पर क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव काम कम धार्मिक आधार पर ज्यादा लड़ा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव जय श्री राम और हिंदुत्व पर केंद्रित कर दिया है। मजबूरन ममता बनर्जी को भी बीजेपी के स्टेडियम और बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए आना पड़ा। अब वो भी या तो गोत्र बता रही हैं या हरे राम हरे कृष्णा कर रही हैं और या तो खुद को ज्यादा बड़ा हिंदू बता रही हैं। 5 सालों में या पिछले 10 सालों में कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, विकास के कार्यक्रमों पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा टीएमसी के भ्रष्ट नेता बीजेपी में कैसे पहुंच गए, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। ममता बनर्जी जय श्री राम चाहिए या मां दुर्गा पर चुनाव लड़ा जाएगा या गोत्र पर चुनाव लड़ा जाएगा? ममता बनर्जी ब्राह्मण है, ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन इस बार वो उसी पर आधार पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी ने चुनाव को धार्मिक आधार पर हिंदुत्व पर केंद्रित कर दिया है पश्चिम बंगाल पे, और ममता बनर्जी उनकी पिच पर खेलने को मजबूर हैं। और यह बीजेपी की एक यूनिक स्टाइल है कि चुनाव को वास्तविक मुद्दों से के इर्द गिर्द न ले जाके अपनी पिच पर समेट लेना। तो क्या ममता बनर्जी बीजेपी के ट्रैप का शिकार हो गई, बीजेपी के जाल में फंस गई हैं और उनको अब न चाहते हुए भी वही करना पड़ रहा है जो बीजेपी उनसे कराना चाहती है? शायद यही हो रहा है। इसी की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में मिलती हुई दिखाई देती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो क्या काम के आधार पर राजनीति का वक्त अब चला गया है? क्या हमें मान लेना चाहिए कि अब काम महत्व तो नहीं रखता है, विकास के कार्यक्रम महत्व तो नहीं रखते हैं, लोगों को रोजगार देना महत्व तो नहीं रखता है? रखता है। दिल्ली उसका उदाहरण है। 2 बार में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली के लोगों ने दी। शाहीन बाग जैसी चीज होने के बावजूद दिल्ली के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को चुना ताकि दिल्ली का विकास हो। तो विकास के कार्यक्रम चलाकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव जीतते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उड़ीसा में 7 हुए। लोकसभा की ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन असेंबली इलेक्शन बीजू जनता दल ने जीता, नवीन पटनायक ने जीता। तो काम की संभावना की राजनीति खत्म नहीं हुई है। बात इस बात की खत्म हुई है कि आप अपोजिशन वाली पार्टी की पिच पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने काम को प्राथमिकता देकर सामने वाले को अपनी पिच पर खींच के लाना चाहते हैं। यह निर्भर आपकी काबिलियत पर है। अगर बीजेपी किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो खींच के लाने में अपोजिशन को कामयाब होती है, दूसरी पार्टी को,
तो फायदा किसको होगा? जो खींच कर लाया अपनी पिच पे। ममता बनर्जी शायद बीजेपी के इस ट्रिक को समझ नहीं पाई। यह उनकी एक राजनीतिक चूक हो सकती है, ऐसा मानना है। यह अंतिम नहीं है कि ऐसे ही होगा, यह एक आकलन है, प्रारंभिक आकलन है और मत है ऐसा। तो क्या कोई चूक हुई है उनसे, या पश्चिम बंगाल का मतदाता उसका वोटिंग पैटर्न अलग रहा है? देश जब कांग्रेस को चुनता था, देश जब जनता दल को चुनता था, देश जब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, तब पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के साथ या फिर उसके पहले लेफ्ट पार्टीज के साथ खड़े थे। और बंगाल के बारे में प्रचलित मान्यता है कि बंगाल जो आज करता है, भारत वो कल करता है। अधिकांश नोबेल प्राइज विजेता पश्चिम बंगाल से मिलेंगे। बड़ी पढ़ी लिखी बुद्धिमान कौम है, लेकिन इस बार वहां कुछ और ही पिच पर मैच हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा सवाल और संदेह उत्पन्न हुए हैं कि क्या वाकई में इस बार ऐसा होगा। 18 सीटें जीतकर 2019 में बीजेपी ने जो चमत्कारिक प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी के किला हिल गया। उन्होंने महसूस कर लिया बीजेपी की धमक, और कांग्रेस तो एकदम साइलेंट मोड में चली गई है। ऐसा लगता है कि उनके लिए बंगाल में चुनाव ही नहीं हो रहा है। लेफ्ट पार्टीज भी शांत हैं, क्योंकि मुकाबला आमने सामने भारतीय जनता पार्टी से। तो पश्चिम बंगाल का वर्डिक्ट क्या होगा, क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? और पश्चिम बंगाल की राजनीति से उपजा हुआ संदेश, उसके बाद 5 राज्यों में फिर चुनाव है इस साल के अंत और प्रारंभ में, और उसमें सबसे बड़ा सूबा आपका उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। 8 महीने का वक्त बचा है। तो बंगाल क्या तय करेगा, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। तो कुछ बयान सुने, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जो राजनीति का अपराधीकरण किया गया था, जो पुलिस और प्रशासन का एक तरह से टीएमसीकरण किया गया था, उसका अंत समय आ गया है। पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। अभी लोगों को जरूर लग रहा है कि 3 से 200 कैसे पहुंच जाएंगे। तो 300-200 नहीं, 200 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। सब चोर है, हम सोनार बांग्ला करेगा, हम डबल इंजिन ले आएगा। उसके जिज्ञेस করুন তো দিল্লিতে তো ডবল ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তোর আছে, 6 বছর ধরে আছিস, 15 লক্ষ টাকা করে দিবি বলেছিস, কাউকে দিয়েছিস তোরা? বড় বড় কথা। बंगाल को डबल इंजन लगाएगा। पर आपका इंजन क्या कर रहा है उधर में? प्राइम मिनिस्टर चलेगा इसी के लिए 1000 करोड़ का प्लेन खरीद रहा है। নতুন করে পার্লামেন্ট তৈরির নামে কোটি কোটি টাকা খরচা করছেন, কৃষকদের জমি আবার লুট করে নিচ্ছেন। जब चुनाव आता है या कहीं सरकारें बदलने की कोशिश की जाती है, सीबीआई भी एक्टिव होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्टिव होता है। हर जगह जहां विपक्ष के नेता हैं, वहां सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। बंगाल के अंदर भी यही काम हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह न लोकतंत्र मजबूत हो सकता है और न इस तरीके से राजनीति